Hello, dear students. Now we shall study power sharing. Okay, it is the chapter in the Indian polity, Indian political system, या political science. Okay, and class 10th. This chapter is very important to know how the power is shared between uh, the different government levels in any country. Okay, see here we will see in Brussels, Dutch 90%, French 80%. ब्रुसेल्स में जो पावर शेयरिंग है डच का जो परसेंट है 20% डच का ये, ठीक है, और जो फ्रेंच लोगों का 80% ये ब्रुसेल्स में। अब इधर देखिए आप, जर्मन स्पीक जर्मन कितने लोग बोलते हैं 1%। ओके, और जो फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग हैं, जो ब्लैक दिखा रखा है ये 40% है। और जर्मन स्पीक डच, ये देखो डच 59%। अब ये देखिए आप, ये है श्रीलंका का, देखते हैं, ठीक है। जो 13 जो सिन्हली जो हैं वहाँ पे श्रीलंका में 74% लोग हैं। तो ये 74% आप इसको ये मान लीजिए पूरा, ठीक है, 74%। और जो तमिल्स जो बोलते हैं 18% है, और 13% उनमें श्रीलंकन तमिल्स हैं, 13%। अब हम देखते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कहाँ की, बेल्जियम की, ठीक है, और इधर श्रीलंका की। श्रीलंका में क्या मेजोरिटेरियनिज्म है, जो जिनकी मेजोरिटी ज़्यादा है, जो मतलब लैंग्वेज के हिसाब से सिन्हली है ना, जो सिन्हली जो लैंग्वेज बोलते हैं सिन्हलीज, ये स्पीकिंग लोगों की ज़्यादा मेजोरिटी है। ये चाहते हैं जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो तमिल्स हैं, है ना, तमिल श्रीलंकन्स हैं जो तमिल बोलते हैं, वो उन लोगों को ये डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बेल्जियम में एकोमोडेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बोले तो मतलब सभी को एकोमोडेट करते हैं, चलो भाई सब बराबर हैं यार, कोई मेजोरिटी नहीं कोई माइनॉरिटी नहीं, सभी हम एक देश के रहने वाले हैं। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं था, बोला हम सिन्हली लैंग्वेज बोलते हैं, हम ज़्यादा मेजोरिटी हैं, ज़्यादा संख्या में, तो हमारे रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट हमारे हिसाब से चलेगी, ठीक है। तो ये फिर श्रीलंका इंडिपेंडेंट होता है 1948 में। अब देखिए दोनों में, इसमें जो होता है श्रीलंका देखते हैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, जैसे सिन्हला कम्युनिटी डोमिनेटेड द माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, ठीक है। जो मिनिस्ट्रीज थी गवर्नमेंट की, उन सारी मिनिस्ट्रीज को कौन डोमिनेट करते हैं, जो सिन्हली कम्युनिटी थी, जो सिन्हली लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की जो मेजोरिटी वाले लोग थे, उन्होंने सारी मिनिस्ट्रीज पे क्या किया, डोमिनेट कर लिया। क्योंकि इलेक्शन हुए तो मेजोरिटी में लोग ज़्यादा थे, जो ज़्यादा होंगे वो अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे। सेकंड आता है एडोप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स। तो इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, अपना मेजोरिटेरियन मेजर्स की श्रृंखला अडोप्ट करना शुरू कर दिया, ताकि जो सिन्हल जो सुप्रीमेसी है, इन लोगों की जो सुप्रीमेसी है, सर्वोच्चता को ये एस्टेब्लिश कर सके, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, फिर देखो 1956 में एक एक्ट बनाते हैं लोग, उसमें क्या किया, जो सिन्हली जो लैंग्वेज थी इसको रिकॉग्नाइज किया एज द ओनली लैंग्वेज ऑफ द श्रीलंका। बल्कि वहाँ और भी थे, तमिल बोलने वाले भी थे, तमिल श्रीलंकन्स भी थे, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने मेजोरिटेरियन मेजर्स लेना शुरू कर दिए। थर्ड में देखिए, फेवर्ड सिन्हल एप्लीकेंट्स फॉर द यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। तो इन्होंने किसको फेवर करना शुरू कर दिया, जो सिन्हली जो एप्लीकेंट्स थे, जो यूनिवर्सिटी पोजीशंस के लिए अप्लाई करते थे, उनको भाई ये सिन्हली भाषा बोलने वाला एप्लीकेंट है, अपनी मेजोरिटी वाला है, तो चलो इसको गवर्नमेंट जॉब दी जाए, इसको यूनिवर्सिटी में पोजीशन दी जाए। इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होने लग गया। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें क्या था कि टू प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान रखे गए। अब हम देखते हैं बेल्जियम का, है ना। बेल्जियम देखो, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज फ्रॉम डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो कितना एकोमोडेटिव गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो इनकी बनी है, तो डच जो स्पीकिंग लोग थे, जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे,
दोनों को जो इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज दी गई, दोनों को बराबर बराबर, बल्कि डच स्पीकिंग लोग ज़्यादा थे, ज़्यादा मेजोरिटी में यहाँ पे, है ना, ये ज़्यादा है फ्रेंच से। लेकिन यहाँ एकोमोडेटिव सिस्टम ये होता है कि बराबर बराबर भाई, ठीक है। ये सिन्हल में तो क्या है कि ये दादागिरी चला रहे थे मेजोरिटेरियनिज्म में, जो सिन्हल बोलने वाले जो कम्युनिटी के लोग थे, मेजोरिटी ज़्यादा है वहाँ पर। बेल्जियम देखते पॉइंट नंबर 2, नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक ऑफिशियल डिसीजन फॉर इटसेल्फ। तो यहाँ पे कोई भी सिंगल कम्युनिटी कोई डिसीजन नहीं बना सकती अपने लिए, क्योंकि यहाँ जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक वो एकोमोडेटिव है, एकोमोडेट करके चल रहे हैं दोनों की, भाई डच लोग, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों के बराबर राइट्स हैं, इसमें संख्या का कोई मतलब नहीं है ना, कि कौन मेजोरिटी में कौन माइनॉरिटी में, इसका कोई चक्कर नहीं है भाई। देखिए थर्ड आता है, स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट जो बनती है बेल्जियम में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अधीनस्थ नहीं रहती है, ओके, सबॉर्डिनेट नहीं रहती है। अब देखिए ब्रुसेल्स गवर्नमेंट टू हैड इक्वल रिप्रेजेंटेशन, और इसकी गवर्नमेंट में जैसे हम बात करें दोनों के लिए, जो डच स्पीकिंग हो या फ्रेंच स्पीकिंग हो, इक्वल जो है प्रतिनिधित्व था, रिप्रेजेंटेशन था दोनों को बराबर। अब आप यहाँ देखिए ये रहा डच, तो और ये रहा श्रीलंका, ठीक है। तो आप श्रीलंका में देख जो एथनिक कम्युनिटीज कौन कौन सी है श्रीलंका की, ठीक है। तो ये आप बुक में बहुत इसको क्लियर इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसमें कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा। कम्युनिटीज एंड रीजन्स ऑफ बेल्जियम, ओके। अब देखिए रिजल्ट देखते हैं हम, तो क्या नतीजे होते हैं फिर, ये श्रीलंका का और ये इधर है बेल्जियम का, देखते हैं हम। तो जैसा श्रीलंका में क्या था, जो मेजोरिटेरियनिज्म चल रहा था यहाँ पे, देखिए यहाँ एकोमोडेटिव था। अब देखते हैं इसके नतीजे क्या होते हैं, जनता का क्या रिएक्शन रहता है। इंक्रीज द फीलिंग ऑफ डिस्ट्रस्ट, मतलब विश्वास नहीं करने की जो भावना थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, किसमें, श्रीलंकन तमिल्स में, क्योंकि इन लोगों को डोमिनेट किया जा रहा था। इनको को जब यूनिवर्सिटी पोजीशंस के लिए अप्लाई करते थे तो इनको इग्नोर किया जाता था, इनकी जगह जो सिन्हली जो बोलने वाले थे, सिन्हली लैंग्वेज, है ना, या सिन्हलीज को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही थी, तो इसलिए इनमें डिस्ट्रस्ट की फीलिंग आ गई। और फिर सिविल वार स्टार्ट हो जाता है, गृह शुरू हो जाता है ना। इधर देखिए बेल्जियम में, कंट्री यूनाइटेड रेस्पेक्टिंग द फीलिंग्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन्स। तो यहाँ पे क्या होता है, बेल्जियम का जो कंट्री काफ़ी बहुत ज़्यादा यूनाइटेड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सभी को एकोमोडेशन दे रखा है एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना, और सभी रेस्पेक्ट कर रहे हैं फीलिंग्स की, जो डिफरेंट जो कम्युनिटीज हैं, रीजन्स हैं, उनकी फीलिंग्स की यहाँ पूरी रेस्पेक्ट हो रही है। और जो इसीलिए ब्रुसेल्स को जो है ना, ब्रुसेल्स को क्या चुना गया, चूजन एज द हेड क्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन का इसको हेड क्वार्टर चुना गया। अब इधर श्रीलंका में देखिए, ए हमने देख लिया, बी जब सिविल वार शुरू हो जाता तब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट इग्नोर्ड दियर इंटरेस्ट, डिनाइड इक्वेलिटी ऑफ पॉलिटिकल राइट्स। तो जो गवर्नमेंट थी श्रीलंका की में और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उन्होंने पूरी तरह से इग्नोर किया था, किसको, इक्वलिटी ऑफ पॉलिटिकल राइट्स, कि जो तमिल्स हैं, श्रीलंकन तमिल्स हैं, उनके बीच में और सिन्हलीज के बीच में जो बराबर बराबर जो है पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए, ये जो तमिल डिमांड भी कर रहे थे उसको इन्होंने डिनाई कर दिया, इनके हितों को डिनाई कर दिया, ठीक है। दूसरा, तो श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड डिमांडेड तमिल ईलम स्टेट, ठीक है। अब फिर क्या किया, जो तमिल्स थे, श्रीलंकन जो तमिल्स थे, उन्होंने देखा यार ये तो हमारे साथ अत्याचार कर रहे, डोमिनेट कर रहे हैं, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, तो इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को लॉन्च कर दिया और डिमांड करना शुरू कर दिया कि तमिल ईलम स्टेट के हमारा अलग स्टेट होना चाहिए, और हमारी तमिल जो क्या होनी चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। जैसे सिन्हलीज ने क्या किया था, जो सिन्हल लैंग्वेज थी इसको ओनली वन लैंग्वेज ही उन्होंने मतलब इसको गवर्नमेंट में आने के बाद इसको रिकॉग्नाइज किया था।
तो इसके विरोध में जो तमिल्स थे उन्होंने तमिल इलम स्टेट अलग स्टेट बनाने की डिमांड की और तमिल को उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की अपनी बात रखी। और रीजनल ऑटोनॉमी मतलब हमारा जो स्टेट होगा ना, इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। और इक्वलिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, और इक्वलिटी होगी कि इसमें एजुकेशन को सिक्योर करने में और जॉब्स को सिक्योर करने में, ठीक है। तो जो कोजेज ऑफ सिविल वार आपको समझ में आ गए होंगे। मेन था मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है, जो मेजोरिटी वाले हैं वो माइनॉरिटी वालों को दबा रहे हैं, जो माइनॉरिटी जो हित हैं उनको डिनाई कर रहे हैं, इनकी माइनॉरिटी जो लैंग्वेज है तमिल उसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। और अपना ये जो सिन्हली सुप्रीमेसी को कायम करना चाह रहे हैं। तो ये इसका बेसिक होता है। और फिर देखिए फाइट फॉर रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो इन्होंने फाइट करना शुरू कर दिया तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए। और तमिल्स वांटेड रीजनल ऑटोनॉमी, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। और इन्होंने रीजनल ऑटोनॉमी की बात की, मतलब हमारा जो रीजन होगा तमिल इलम स्टेट होगा भैया, ये ऑटोनोमस होगा, तुम्हारा इस पर कोई भी जो है अधिकार जमाने का कोई पावर नहीं होगा, और हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए एजुकेशन में और जॉब्स में, ठीक है। फिर ईयर 1980 में क्या होता है, डिमांडेड एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम। तो 1980 में इन्होंने एक स्वतंत्र तमिल इलम, एक स्टेट बनाने की जो स्वतंत्र हो, जिसकी रीजनल ऑटोनॉमी हो, है ना, इन्होंने डिमांड की। कहाँ पर, नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका के जो नदर्न और ईस्टर्न पार्ट्स हैं वहाँ आप देखते हैं, नदर्न और ईस्टर्न पार्ट्स देखते हैं श्रीलंका के। ये रे देखो, ये देख रहे हो आप, ये नॉर्थ है, ये नदर्न पार्ट है और ये ईस्टर्न पार्ट है पूरा। तो बोले ये तमिल इलम हम स्टेट बनाएंगे पूरा, और यहाँ हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी तमिल होगी, और ये रीजनल ऑटोनॉमी हम लेंगे, ठीक है। मतलब तुम्हारा इसमें कोई मतलब नहीं होगा सिन्हली लोगों का, और हमें यहाँ पे और साथ में हमें इक्वलिटी ऑफ जॉब्स एंड वो चाहिए। ये तमिल इलम स्टेट है इनका, ठीक है। इसकी डिमांड की इन्होंने। इधर बेल्जियम देख, बेल्जियम पूरी तरह यूनाइटेड हो गया, क्योंकि सबको सम्मान मिल रहा है, इक्वलिटी मिल रही है, डिग्निटी मिल रही है और अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सब साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो यूनाइटेड होना ही है। अब ये देखिए आप, ये रहा बेल्जियम एकोमोडेशन। देखो एकोमोडेशन मतलब जैसे आवास होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ मतलब है कि जो गवर्नमेंट बेल्जियम का जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक और जो सोशल सिस्टम है उसमें सभी को बराबर बराबर एकोमोडेशन मिले, आवास मिले, मतलब सभी को इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इसको इससे समझिए आप। तो वहाँ 3 काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट बनी। पहली सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं होगी, ठीक है। और तीसरी कम्युनिटी गवर्नमेंट। 3 तरह की गवर्नमेंट्स यहाँ पर बनती हैं, कहाँ पर, बेल्जियम में। अब देखिए क्या होता है बेल्जियम में, जो सेंटर में क्या होता है, डच, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है वहाँ पे डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग नो मैटर वेयर दे लिव। तो ये तीनों बराबर थे वहाँ इस सेंट्रल गवर्नमेंट की, डच, फ्रेंच और जर्मन। इसका कोई मतलब नहीं है कि वो कहाँ रहते हैं, सबका यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब देखिए फिर इधर ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की बनती है कैपिटल। ब्रुसेल्स क्या बनती है, कैपिटल बनती है। ब्रुसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। देख लीजिए आप, तो इसमें दोनों कम्युनिटीज क्या था, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, दोनों को बराबर बराबर प्रतिनिधित्व मिलता है। ये नहीं कि जो फ्रेंच स्पीकिंग ज़्यादा हैं कम हैं, या फिर डच स्पीकिंग ज़्यादा हैं तो मतलब फ्रेंच कम्युनिटी को कम प्रिविलेजेस होंगे, या वो अपनी बात नहीं रख पाएंगे, वो अपने इंटरेस्ट्स को, अपॉर्चुनिटीज़ को सिक्योर नहीं कर पाएंगे, उनको दबाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। एकदम इक्वल रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है। अब आप देखिए इधर इलेक्टेड जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। तो यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट ही बनती है जिसमें वही लोग चुनते हैं जो उस लैंग्वेज कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जैसे मान लीजिए एक डच लैंग्वेज कम्युनिटी है, तो इसमें से एक आदमी खड़ा होगा, उसको डच बोलने वाले लोग उसको इलेक्ट करेंगे, और जो डच स्पीकिंग जो कम्युनिटी उसी का वो काम देखेगा, ठीक है। ये थोड़ी अलग चीज़ यहाँ पे होती है। लेकिन जो फ्रेंच कम्युनिटी है, जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग है,
या जो अपना रिप्रेजेंटेशन के लिए अपना जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बना रहे हैं, ये एक दूसरे को कोई मतलब नहीं होगा इनको, मतलब ये नहीं कि फ्रेंच इनको दबाएगा और डच इनको दबाएंगे, डच स्पीकिंग लोग, ठीक है, ऐसा नहीं था यहाँ पर। अब देखिए बैलेंस ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंसेस। अब ये इस चीज़ को आप समझिए, देखिए जो अब इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर जो इलेक्टेड मेंबर्स जो मिनिस्टर्स होते हैं, लीडर्स वो चुन के आते हैं पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर्स में कानून बनाते हैं, फिर इन कानूनों को एग्जीक्यूटिव क्या करती है, उनको एग्जीक्यूट करती है, उनकी पालना करवाती है, और जुडिशरी क्या होता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है उसको सेटल करती है। तो ये जो तीनों ऑर्गन्स गवर्नमेंट के, तो ये एक दूसरे क्या करते हैं, चेक बैलेंस करते हैं। चेक बैलेंस बोले तो सपोज कि लेजिस्लेचर कोई अपनी दादागिरी कर रहा है, अपनी मनमर्जी कर रहा है, ठीक है, या एग्जीक्यूटिव कर रहा है, तो लेजिस्लेचर इसको दबा देगा। यदि मान लिया एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों कर रहे हैं, तो जुडिशरी जो अपना डिसीजन अपने डिसीजन से, अपने न्याय जो जुडिशल डिसीजन है उससे इन पे चेक करेगा, कंट्रोल करेगा इनको। तो ये होता है चेक एंड बैलेंस। जब जो तीनों ऑर्गन से एक दूसरे को चेक करते हैं, ठीक है, मतलब कंट्रोल करते हैं, तो उसमें बैलेंस बना रहता है बराबर। तो ये होता है चेक्स एंड बैलेंसेस, और यही बैलेंस ऑफ पावर। तो ये तीनों क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों ही को बराबर एक स्टेटस दिया जाता है, और तीनों को अपनी अपनी इंडिपेंडेंट, अपनी मतलब स्वतंत्र इनको पावर्स होते हैं अपने काम करने के लिए। ये नहीं जुडिशरी काम करेगा तो इसको ये जो एग्जीक्यूटिव उसको प्रभावित करेगा, दबा देगा इसको, या लेजिस्लेचर इसको कह देगा नहीं भाई ये ऐसा डिसीजन मत दे, ऐसा नहीं है। मतलब ये अपने जो इसका जो कार्य क्षेत्र है उसमें रहते हुए है डिसीजन देगा पूरा, और लेजिस्लेचर भी अपने कार्य क्षेत्र में रहते हुए कानून बनाएगा, ठीक है। अब देखिए जो तीनों ऑर्गन्स गवर्नमेंट के, इसमें पावर इज शेयर्ड अमंग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इनमें तीनों में क्या होता है, पावर शेयर किया जाता है, कौन संविधान से तीनों के ये पावर्स हैं, ठीक है। अब देखिए पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ये तीनों ऑर्गन्स में पावर शेयर हो गया, इसके लिए पावर शेयर कहाँ हो गया, जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, वहाँ भी पावर शेयरिंग हो गया। तो ये क्या है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है। तो ये तो डिफरेंट ग्रुप्स में पावर शेयर हो गया, ऊपर किस में हो गया, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहाँ पावर इज शेयर्ड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, यह पॉलिटिकल पार्टीज में पावर शेयर हो रहा है, यहाँ पर प्रेशर ग्रुप्स में हो रहा है, मूवमेंट्स में हो रहा है, जो उस पावर को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब उस पर प्रभाव डालते हैं। प्रेशर ग्रुप क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एनजीओ टाइप बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, और ये चलो ये इनका मकसद ये होता है कि कोई भी जो लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव हो वो संविधान के बाहर जाके काम न करे। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको प्रेशर बनाते हैं। कोई मान लीजिए कोई गलत डिसीजन हो गया, गलत कानून बन गया, तो ये एक्टिव हो जाती है पूरी सोसाइटी पर, पूरा जोर डालते नहीं, ये गलत है गलत है, प्रोटेस्ट करेंगे उसको। तो इस तरह से प्रेशर बनाती है, प्रेशर ग्रुप उनको बोलते हैं। तो पावर शेयरिंग एक तो हो गया गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स में, दूसरा हो गया डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, तीसरा हो गया पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स में, ठीक है। अब और देखिए आप इधर पावर इज शेयर्ड अमंग, ये पावर इज शेयर्ड ऑन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हम वो देख चुके हैं ऊपर। डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बोले तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में ये आएगा, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट के नीचे जो और जो आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट वगैरह है ना, तहसील वगैरह। तो इस तरह से पावर शेयर होगा इनमें, सेंटर से लेके स्टेट को, स्टेट से नीचे तक, है ना। अब इधर एग्जांपल दे रखे हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज इन असेंबलीज एंड पार्लियामेंट्स। तो इसमें क्या है कि जब बेल्जियम में कम्युनिटी का भी रिप्रेजेंटेशन था अलग से, जिसमें उसी कम्युनिटी के लोग, उसी लैंग्वेज कम्युनिटी के लोग अपनी लैंग्वेज कम्युनिटी के लोगों को इलेक्ट करते हैं, तो इसकी सीटें जो है ना कॉन्स्टिट्यूंसी में रिजर्व कर दी गई, ठीक है, इतनी सीटें फ्रेंच कम्युनिटी की होगी, इतनी उसकी होगी, ठीक है। असेंबलीज में, पार्लियामेंट, असेंबलीज कहाँ होती हैं, स्टेट्स में, और पार्लियामेंट कहाँ होती है, सेंटर में, ठीक है। अब देखिए पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल।
अब जो पावर शेयरिंग कहाँ पे डिजायरेबल है, मतलब कहाँ ये पावर शेयरिंग होना चाहिए, किन ग्राउंड्स पे होना चाहिए। एक तो था प्रूडेंशियल, दूसरा ग्राउंड है मोरल ग्राउंड्स पे होना चाहिए। प्रूडेंशियल क्या है, बीइंग आउट बेटर आउटकम, इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग सोशल ग्रुप्स, एंश्योर स्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल ऑर्डर। तो प्रूडेंशियल देखो, इसमें जो है विद्वान जो लोग होंगे ना, वो सोचेंगे यार एकदम डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, हम देखेंगे कौन छोटी कम्युनिटी का है, कौन बड़ी कम्युनिटी का। यदि ये हम डिस्क्रिमिनेशन रखेंगे तो क्या है, एक पॉलिटिकल ऑर्डर नहीं बना रहेगा, स्टेबिलिटी जो है, स्थायित्व है, वो भी ख़त्म हो जाएगा, और जो सोशल ग्रुप्स हैं, है ना, उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, उनमें मनमुटाव रहेगा, लड़ाई झगड़े रहेंगे, उसमें इसकी संभावनाएं रहेंगी। इसलिए ये आगे से सोच लेते हैं पहले कि यार इस तरह से करेंगे तो ऐसा होगा, तो इसको बोलते हैं प्रूडेंशियल। एकदम जो जुडिशियस, मतलब एकदम न्याय को तार्किक चीज़ सोच के जो आदमी चलता है। यदि श्रीलंका वाले लोग ऐसा सोचते, प्रूडेंशियल होते, मेजोरिटेरियनिज्म, जो मेजोरिटी में जो लोग थे, सिन्हलीज बोलने वाली जो कम्युनिटी थी, ये जो प्रूडेंशियल होती तो पावर शेयरिंग कभी भी इस तरह से नहीं करती कि वो जो माइनॉरिटी, जो तमिल स्पीकिंग लोग थे, उनको डोमिनेट करने की कोशिश करती। क्योंकि हुआ कि अल्टीमेटली स्टेबिलिटी ख़त्म हो गई श्रीलंका में, सिविल वॉर हो गया, पॉलिटिकल ऑर्डर वो ख़त्म हो गया, और सोशल ग्रुप्स में जो वहाँ सिन्हलीज थे और तमिल्स थे, उनके अंदर बहुत भयंकर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मार काट मच गई, है ना। लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ। दूसरा होता पावर शेयरिंग डिजायरेबल किस ग्राउंड पे होनी चाहिए, मोरल ग्राउंड्स पे। देखो ये मोरलिटी, यार कुछ छोटा है तो उसको तुम दबाओगे थोड़ी, तुम बहुत बड़े हो, है ना, या बड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, या बड़ी जाति से, या बड़े तुम्हारा धर्म में तुम मेजोरिटी में, तो छोटे जो माइनॉरिटी में है, कम संख्या में लोगों को तुम दबाओगे, ये तो मोरल नहीं है ना, ह्यूमैनिटी भी होती है यार। तो वो था मोरल ग्राउंड्स। इट इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, और यही डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी एक स्पिरिट है। पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ टू बी गवर्नड, पीपल पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट। तो ये होता है, जो पीपल होता है उनको राइट होता है कंसल्ट की, उनको कंसल्ट करे कि कैसे उनको मतलब गवर्नेंस चलाया जाए, गवर्नमेंट कैसे चलाई जाए, है ना, उनसे कंसल्ट होना चाहिए भाई, उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो लोगों का क्या है कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन होना चाहिए गवर्नमेंट में, पीपल पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट।